गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। मृदा में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जीवाणु बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु मृदा सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक यानी कि 90% पाया जाता है। मृदा की ऊपरी सतह की मिट्टी में प्रति ग्राम 100 करोड़ जीवाणु बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है और इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये परपोषी हैं, किसी अन्य जीव की कोशिका में, किसी अन्य एनिमल्स के बॉडी के अंदर इंटर होकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जीवाणु भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में योगदान देते हैं। भूमि की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने तथा वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो इस वायुमंडल में सबसे अधिक लगभग 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। लेकिन इतनी अधिक नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाते। तो उसी नाइट्रोजन को बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदला जाता है और इस नाइट्रेट को पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और साथ में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण भी इसी बैक्टीरियाओं के द्वारा किया जाता है। कुछ जीवाणु पौधों में विशेष रोग भी फैलाते हैं। जीवाणु दो कार्य करते हैं, लाभ का भी और हानि का भी। जीवाणु लाभ बहुत सारे पहुंचाते हैं फसलों के अंदर, मृदा के अंदर, साथ में कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हानियां भी उत्पन्न करते हैं। जीवाणु पौधों में रोग फैलाने का कार्य भी करते हैं। तो ये एक प्रकार का इनका हानिकारक कार्य हो गया जो पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। अगला टॉपिक है इसी में नंबर 2, एक्टिनोमाइसीटीज। मृदा सूक्ष्म जीवों में लगभग 9% एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। आकार में जीवाणुओं के समान होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। इनके विकास के लिए नम और वायुयुक्त नमी का होना लाभदायक रहता है। जिस मृदा के अंदर नम और वायुयुक्त भूमि होगी, मृदा होगी, उसके अंदर एक्टिनोमाइसीटीज अपना विकास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब भूमि यानी कि ग्रीष्म ऋतु गर्मियों के मौसम में जब भूमि धूप से तप रही होती है, तब उसके बाद जो पहली वर्षा होती है तब भूमि से सौंधी सौंधी सुगंध आती है। ये सुगंध एक्टिनोमाइसीटीज के कारण होती है। यानी कि भूमि में जब गर्मियों का मौसम होता है, भूमि का तापमान अधिक होता है, भूमि तप रही होती है, उसी समय जब पहली बरसात होती है, पहली बरसात होने पर उस भूमि से एक एक सुगंध निकलती है। उस सुगंध को सौंधी सौंधी सुगंध कहते हैं। जो सौंधी सुगंध होती है वो इन्हीं एक्टिनोमाइसीटीज के कारण ही होती है। एक्टिनोमाइसीटीज जटिल यौगिकों को अपघटित कर सरल यौगिकों में बदलने का कार्य भी करते हैं, यानी अपघटन क्रिया भी की जाती है। तीसरा है कवक फंजाई। कवक अम्लीय मृदाओं या जैव पदार्थों की अधिकता वाली मृदाओं में पाए जाते हैं। यानी कि कवक उस मृदाओं में मिलेंगे जो अम्लीय हो या जिसके अंदर जैव पदार्थों की मात्रा अधिक हो। कवक बहुकोशिकीय जीव होता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। कवक दिखने में सफ़ेद रंग का होता है क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पर्णहरित ना होने के कारण ये भी स्वयं पोषी नहीं होता, परपोषी होता है। ये अपनी ऊर्जा कार्बन और जैव पदार्थों से ग्रहण करते हैं।
जैव पदार्थों की सड़ाव क्रिया में कवक का संयोग होता है। जब जैव पदार्थों की सड़ाव क्रिया होती है, उनके सड़ने की क्रिया होती है, तो उसके अंदर कवक अपना योगदान देते हैं। हुमस बनाने में भी कवक जीवाणुओं से अधिक महत्व रखते हैं। ये जीव बहुत महीन धागों जैसे हम कहें कि आकार उत्पन्न करते हैं, यानी कि महीन जैसा धागा होता है, धागे के जैसा जो है अपना आकार उत्पन्न करते हैं, जिसे माइसीलिया कहा जाता है। यानी कि कवक के धागे जैसे महीन आकार की संरचना को माइसीलिया कहते हैं। शैवाल इस एल्गी इस वर्ग में अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे सम्मिलित होते हैं, जिनमें पर्णहरित पाया जाता है। तो शैवाल वर्ग के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं या के जीव आते हैं, तो इनके अंदर जो प्लांट्स हैं वो सारे पर्णहरित हैं, उनके अंदर पर्णहरित पाया जाता है, जिस कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अधिक नम स्थानों में शैवाल अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर नमी की मात्रा अधिक होगी, वहाँ पर शैवाल अधिकता में पाए जाते हैं, क्योंकि नमी वाली अधिकता में इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में योगदान मिलता है। साथ में नमी वाली जगह पर इनका जो विकास है वो भी सही प्रकार से होता है। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोश की जीव होता है, केवल एक कोशिका से बना होता है प्रोटोजोआ, जो जीवाणुओं की अपेक्षा बड़े होते हैं। यदि आकार की बात की जाए तो प्रोटोजोआ का आकार जीवाणुओं से बड़ा होता है। इनके लिए वायु और भोजन आवश्यक होते हैं। ये भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। खाद्य की विघटन क्रिया में सहयोग करते हैं, यानी कि अपघटन प्रक्रिया भी करने का कार्य करते हैं। इसके बाद टॉपिक है मृदा जीवाणुओं के कार्य। इससे पहले हमने सूक्ष्म जीवों को पढ़ा, जो मृदा के अंदर प्रेजेंट रहकर मृदा की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाते हैं, जीवाश्म पदार्थों का अपघटन करते हैं, हुमस का निर्माण करते हैं। ये सभी क्रियाएं सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती, जिनका हमने अध्ययन किया। अब उन्हीं में पढ़ेंगे कुछ कार्य। सबसे पहले मृदा जीवाणुओं के कार्य देखें। फंक्शन कार्य में पहला है नाइट्रीकरण। जीवाणुओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रीकरण किया जाता है। दूसरा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण का कार्य किया जाएगा। तीसरा है कि भूमि के अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन भी जो है जीवाणु द्वारा किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का विभाजन, कार्बोहाइड्रेट का विघटन भी जो है जीवाणु द्वारा किया जाएगा। अगला है लास्ट कार्य है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का जो कार्य है वो भी मृदा जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। और विनाइट्रीकरण का अर्थ होता है मृदा में से नाइट्रोजन का विलुप्त होना, विनाइट्रीकरण कहलाता है। ये कार्य भी जीवाणु द्वारा ही किया। तो 5 इसके महत्वपूर्ण कार्य जीवाणु द्वारा जो जीवाणु अपने जीवन काल में करता है। इसके बाद टॉपिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, और ये फिर भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी कि सूक्ष्म जीव जैसे कि हम जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसी नाइट्रोजन को भूमि या पौधों को उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। यानी कि ये क्रिया क्यों होती है? ये क्रिया इसलिए होती है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, जिस कारण जीवाणु क्या करते हैं कि उसी नाइट्रोजन को ग्रहण करके नाइट्रोजन के नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। और इसके बदले में जीवाणुओं को पौधों द्वारा रहने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन प्राप्त होता है। इसी क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है। पहला है सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा होता है असजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक सजीवी में और दूसरा असजीवी में। तो पहले बात करेंगे हम सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिए इसमें क्या होता है कि अधिकता सजीवी का मतलब है सजीव, जिनके अंदर सजीवता हो, जिनमें 2 जीवों का आपस में योगदान हो, वही सजीवी होता है। तो हम सजीवी के बारे में पढ़ेंगे कि अधिकांश फलीदार पौधों में जैसे पौधे हम बात करें मटर के पौधे, मूंग के, चने के आदि की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, और इन ग्रंथियों में
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के जीवाणु राइजोबियम वर्ग के जीवाणु होते हैं। इस प्रकार जीवाणु जो होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। राइजोबियम एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए जीवाणु और दलहनी पौधों के संबंध को सहजीवी कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वालों को यानी कि हम दोबारा इसको पढ़ते हैं कि इस प्रकार के जीवाणु एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए जीवाणु और दलहनी पौधों के संबंध को सहजीवन कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं। यानी कि जो जीवाणु हैं वो पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में हैं और इस वर्ग के जो जीवाणु हैं उसका वर्ग का नाम है राइजोबियम वर्ग। तो राइजोबियम वर्ग के जीवाणु ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्रिया करते हैं और राइजोबियम वर्ग के जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम वर्ग के जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे और पौधों को उपलब्ध करवाएंगे और इसके बदले में पौधे जीवाणुओं को रहने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन देते हैं। इसी क्रिया को सहजीवन या सहजीवी कहा जाता है। देखें हम किसमें ग्रंथि का निर्माण किस प्रकार से होता है जड़ों के अंदर। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जड़ों में प्रवेश करके संक्रमण नलिका बनाते हैं। ये संक्रमण नलिका संपूर्ण मूल रोम में फैलकर मूलक व कोट्रेक्स तक पहुंच जाती है। जीवाणु कोट्रेक्स के विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं जिससे जड़ों में ग्रंथि बन जाती है। यहाँ पे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की हम बात करें तो जातियों के नाम दे रखे हैं, वर्ग का नाम है और फसलों का नाम है। तो सबसे पहले राइजोबियम मेलिलेटी, इसका वर्ग होता है रिज़गा वर्ग और फसल का नाम होता है रिज़गा के अंदर पाया जाता है। दूसरी है राइजोबियम ट्राइफोली, इसका वर्ग होता है तिपतिया वर्ग और इससे फसल का नाम है फ्लोवर। तो फ्लोवर की फसलों के अंदर इस वर्ग का जीवाणु पाया जाता है। तीसरी ये लेगुमिनोसेरम और मटर वर्ग का नाम है मटर वर्ग और इसमें फसलें होती है उद्यान मटर, खेत मटर की जो जड़ें हैं पौधों की उसके अंदर जीवाणु पाया जाएगा। चौथा है राइजोबियम कैजुएली, इसमें जो वर्ग आता है वो होता है कैजुएलन वर्ग और ये फसल जो होती है गार्डन, बीज, मोठ, इस प्रकार की फसलों की पौधों की जड़ों में इस वर्ग का जीवाणु पाया जाता है। नंबर 5 है राइजोबियम जेपोनिलम, ये मिलता है सोयाबीन वर्ग में और फसल का नाम है सोयाबीन। लास्ट इसमें 6 नंबर जिसमें जाति का नाम है राइजोबियम का राइजोबियम लुपिनी और इसमें वर्ग जो आता है वो आता है लुपिन वर्ग और फसल का नाम है वार्षिक व अर्धवार्षिक लुपिन वाली फसलें। तो इस प्रकार से हमने राइजोबियम जीवाणुओं की जातियों को 6 भागों में हमने इसको बांटकर हमने इसका वर्ग का नाम, जीवाणु का नाम और इसका हमने जाति और फसल का नाम का जो हमने इसका अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम कुछ नया लेकर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इसकी स्टडी करें। इसको अपनी नोटबुक में मैं PDF साथ में भेजूंगा इसकी नोट्स की, तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है और साथ में नोट्सों को आपको अपनी जो केमिस्ट्री की जो नोटबुक है कंटिन्यू उसमें उसको लिखते चलना है। धन्यवाद।